नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। एक कोई साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि देश में जो भी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनके आधार पर या जिनके मद्देनज़र जिन जगहों के नाम बदल दिए गए उन जगहों के मूल नाम वापस करने के लिए एक नामकरण आयोग का गठन होना चाहिए। ऐसी एक मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ साहब शामिल थे, उन्होंने कहा कि हम भारत को अतीत का बंदी नहीं बनाए रखने देना चाहते और इससे जो है देश हमेशा उबलता रहेगा। ये कहकर उन्होंने याचिका खारिज कर दी। बात बहुत सीधी सी है और इस नामकरण आयोग संबंधी याचिका पर यही फैसला आना भी चाहिए। इसके लिए दोनों जज साहिबान धन्यवाद के पात्र हैं और उन्होंने बहुत उचित फैसला दिया। अब ये तो खैर एक बात हुई, मुकदमे की बात हुई। अब इस पे कुछ सवाल मेरे भी दिमाग में आते हैं, जिसको मैंने सोचा कि इस मुकदमे के मद्देनज़र, इस मुकदमे का जो फैसला आया उसके मद्देनज़र मैं आपसे रखूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये याचिका खारिज कर दी और भी जो माहौल चल रहा है उसमें इस तरीके की, चूंकि एक बात दिमाग में है और नाम बदले जाने शुरू भी हो गए हैं, इसलिए किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को जिंदा रखा जाएगा। ठीक है, राजनीति है, वो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी तर्कसंगत होती हैं जिनके बारे में कोई कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आजकल औरंगज़ेब का बहुत चर्चा चलती है। औरंगज़ेब हिंदुस्तान का बादशाह था 50 साल, इससे किसी को इनकार नहीं है। औरंगज़ेब एक अच्छा बादशाह हो सकता था, औरंगज़ेब एक बुरा बादशाह हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन औरंगज़ेब 50 साल हिंदुस्तान का शासक था, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है या इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है। और एक बात मैं और कहूँगा कि कोई बात औरंगज़ेब की चल रही है, इसलिए उसी सिलसिले में कह रहा हूँ कि औरंगज़ेब एक इतना बड़ा नाम है कि उसको केवल हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाता, उसको पूरी दुनिया भर के इतिहास में उसका जिक्र आता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में औरंगज़ेब के रोड का नाम बदल दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस चीज़ की जो तार्किक परिणति है कि मान लीजिए आपने औरंगज़ेब को हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम से निकाल दिया, तो उस पाठ्यक्रम से आप यहाँ के पाठ्यक्रम से निकाल देंगे, दुनिया भर के पाठ्यक्रम से कैसे निकालेंगे? एक बात। उसके अलावा उस तत्कालीन संदर्भ में औरंगज़ेब की जो, जैसे आज की फॉरेन पॉलिसी बड़ी चर्चा होती है और सारे के सारे ये होता है कि भाई फॉरेन पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी थी, इनकी बहुत ख़राब है, जैसा होता रहता है। औरंगज़ेब की भी फॉरेन पॉलिसी थी, उस फॉरेन पॉलिसी से बहुत से देश प्रभावित हुए और बहुत से देशों को फ़ायदा हुआ, उनका नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, मुझे बहुत तो नहीं पता, लेकिन उन देशों में जिनके फ़ायदे या नुकसान औरंगज़ेब की फॉरेन पॉलिसी से हुए, उन देशों में औरंगज़ेब का नाम कहीं ज़्यादा शिद्दत से इतिहास में दर्ज होगा, चाहे वो सकारात्मक संदर्भ में हो चाहे नकारात्मक संदर्भ में। अब इस चीज़ को वो कैसे हटाएंगे समझ में नहीं आता। बहरहाल जो है सो है ही है, अब जो सिलसिला चल रहा है तो चल ही रहा है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। कानपुर में आप कभी जाइए, कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ आप जाके देखिए। तो अंग्रेज़ों ने जो आखिरी पेशवा थे उनको जब हटाया या तो उन्होंने उनको बिठूर में ला करके रखा और बिठूर में उनका महल बना और उनको 8 लाख रुपए सालाने की पेंशन पे रखा गया था। वो बहुत कायदे से रहे, करीब 37 साल वहाँ रहे। बाद में उनके लड़के जो हुए नाना साहब, उन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया उसके नतीजे में, और वो हार गए। उसके नतीजे में हुआ ये कि वो पूरा का पूरा जो आखिरी पेशवा का महल था और सब सारा था, उस पर अंग्रेज़ों ने हल चलवा दिया और आज की तारीख में वहाँ कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें बनी हुई हैं। इसी तर्क से अगर आप इसको आगे देखें तो ये होगा कि साहब अब ये जो आखिरी पेशवा थे इनके महल को दोबारा बनाया जाए। अब भाई अगर चीज़ें इसी लिहाज से जा रही तो ये भी, इसी मांग भी उठ सकती है, इसको आप कैसे हटा सकते हैं? अगर ऐसी मांग उठी तो फिर उसके लिए क्या जवाब दिया जाएगा, ये भी सोच लेना चाहिए। अब एक तीसरी बात बताऊँ, बहुत पुरानी बात, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान बुद्ध की जो हम ये जो चेहरा देखते हैं वो भगवान बुद्ध का चेहरा नहीं है। जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर तो चला गया, लेकिन बाद में उसकी सेना के और उसके कुछ हिस्से भारत में ही रह गए और उन्होंने जो शासन किया वो तो किया ही किया। उसके अलावा उन्होंने एक पूरी आर्ट की एक शैली विकसित की, उसको गांधार शैली बोलते हैं। गांधार शैली के ही तहत पहले सबसे भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। जो मूर्तियां हम आज देख रहे हैं
वो सारी की सारी उसी गांधार शैली के तहत बनाई गई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी परिकल्पना से महात्मा बुद्ध का चेहरा बनाया और वही चेहरा आज तक चलता आ रहा है। बात को ये भी बात हो सकती है कि साहब वो यवन थे और क्या नाम है, उन्होंने भगवान बुद्ध के चेहरे के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए इस चेहरे को भी बदल दिया जाए। अगर ये मांग उठी तो इस मांग का क्या किया जाएगा? ये तो हुई एक बात। इसके आगे की भी बात है। बहुत से मुगल शासक ऐसे हुए हैं और बहुत से बाद के दिनों में जो नवाब हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। फिर बात ये भी उठ सकती है कि तो मुसलमान का बनवाया मंदिर, इसको तोड़ दिया जाए। तो ये इस अतीत में जो हुआ, उस अतीत के जो हो चुका है, जिसको आप अंडन नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर के लगातार विलाप करने से कोई लाभ तो होना नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक तरीके की गड़बड़ी ही फैलती जाएगी। और मुझे लगता है कि यही सोच करके, चूंकि भारतवर्ष का इतिहास एक बहुत ही मिश्रित और बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, जिसमें बहुत सी चीज़ें रही हैं जिनको आप चाह करके भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए बाद के दिनों में जब भारत अंग्रेजों के जाने के बाद नए सिरे से आज़ाद हुआ, तो एक ऐसे संविधान की परिकल्पना की गई जिसमें व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी गई, न कि किसी जाति धर्म या दूसरी चीज़ों को, कि हम व्यक्ति की जो है, हर व्यक्ति को इस संविधान में अपने हिसाब से उन्नति का अवसर मिलेगा। इस संविधान के साथ परिकल्पना की गई, संविधान को लागू भी किया गया। तो अगर मुझे लगता है कि यही संविधान चले तो बेहतर है, क्योंकि अच्छा ये भी मान लिया आप इस संविधान को नहीं पसंद करते हैं, तो नया संविधान जो बनाया जाएगा उसकी कोई परिकल्पना, उसकी कोई वो कैसा होगा, उसके बारे में क्या सोचा जाएगा, ये पूरी की पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो सामने आना चाहिए। वो तो कहीं सामने आता दिख नहीं रहा है। ऐसे में मेरा केवल यही कहना है कि इस तरीके की चीज़ें करने से होगा तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं तो वो जाके रुकेंगी, लेकिन मैं यहीं पर एक बात बता के फिर चीज़ों को ख़त्म करूँगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि मुग़लों को हटाने के लिए जब पेशवा आए, इसी क्या नाम है परिकल्पना के साथ जो परिकल्पना आज की जा रही है, तो वो मुग़लों को तो नहीं हटा पाए, लेकिन उन्होंने वो जो लड़ाई भिड़ाई की और बिना किसी मुग़लों को हटाने के बाद वो क्या करेंगे इसकी बगैर किसी परिकल्पना, बगैर किसी ब्लूप्रिंट के, तो नतीजा है कि पेशवा जो थे वो कुल मिला के 100 साल में ही नष्ट हो गए। जिन मुग़लों को पदस्थ करने के लिए वो आए थे, पेशवा उनके पहले ही ख़त्म हो गए। पेशवा 1820 में ही ख़त्म हो गए और मुग़ल 1856 तक नॉमिनली सही गद्दी पर बैठे रहे। और पेशवा की कारस्तानी से एक काम ये भी हुआ कि जो पेशवाओं ने जो हिंदू मुस्लिम विवाद फैलाया, उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज जो थे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए, क्योंकि जो भी व्यवस्था थी, जैसी व्यवस्था थी, उसको पेशवा ने नष्ट कर दिया और नई व्यवस्था नहीं बना पाए। इस वैक्यूम का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अब यहीं पर एक बात और भी मैं कहूँगा कि अगर सब कुछ आप हटा ही रहे हैं, तो हटाने के बाद फिर आप दुनिया में लोगों से मिलेंगे कैसे? भाई सवाल ये पैदा हो रहा है कि अंग्रेज़ों ने भी हिंदुस्तान के ऊपर बहुत से अत्याचार किए और बहुत सी चीज़ें दी भी। तो अंग्रेज़ों के अत्याचार और अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें दी, उनको आप कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। उसमें भी अगर चीज़ें बाद में जाएंगी तो फिर यहाँ तक आके भाई रेलगाड़ी ख़त्म करो, रेलगाड़ी अंग्रेज़ों की देन है, पोस्ट ऑफिस ख़त्म करो, पोस्ट ऑफिस अंग्रेज़ों की देन है, वही वो क्या नाम है महाजन और सूदखोरी वाला सिस्टम चालू करो और क्या नाम है बैलगाड़ी से चलना शुरू करो। अब चीज़ें अगर यहीं जा रही हैं तो अच्छी बात है, उसमें क्या किया जा सकता है, न जाएँ तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है, ये तो भविष्य बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।